शुरू कर दिए हो क्या? चलिए बच्चों, आज का मैं क्लास शुरू करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह ट्रेपिज्म से है। मतलब किस तरह के चतुर्भुज को ट्रेपिज्म बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। आज इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास यदि कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई एक चतुर्भुज दे रखा है, और वह चतुर्भुज के बारे में यह गारंटी दे रखा है कि वह समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपिज्म है, तब हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो मैं डिफिनेशन से शुरुआत करता हूं कि समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या है। ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए क्या लिख रहा है। करेक्ट, अ क्वाड्रिलेटरल सेड टू बी ट्रेपिज्म दिस कंडीशन का याद रखना है। इफ एनी वन पेयर, ये याद रखना है कि कोई एक पेयर कैसा भाई, अपोजिट साइड का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। मतलब ध्यान सुनना है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का कोई एक पेयर भी यदि पैरेलल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा, ट्रेपिज्म हो जाएगा। हिंदी वाले देखिए, कह रहा है कि एक चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहा जाएगा यदि, यहां ध्यान देना है, सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म, कोई एक पेयर क्या होना चाहिए भाई, पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, ट्रेपिज्म बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आइए फिगर से समझते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ठीक ना। और इस क्वाड्रिलेटरल पे क्या कंडीशन है, तो कंडीशन है कि AB जो है वह DC के पैरेलल है। मतलब ये और ये एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। और साथ ही साथ देखो इधर, यदि यह पैरेलल है तो हम किस कंक्लूजन पे जा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ABCD, यह कैसा हो गया, ट्रेपिज्म हो गया। मतलब ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका फिगर दूसरे तरह से भी हो सकता है, ऐसा भी फिगर पॉसिबल है। इसी को क्या किया, रोटेट कर दिए, दिस एंड दिस। और इसमें कंडीशन दे रखा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, तब भी यह क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये ट्रेपिज्म हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो समलंब चतुर्भुज होने के लिए क्या कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि कोई एक पेयर अपोजिट साइड का, सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म यदि एक दूसरे के समानांतर हो जाता है, तो हम इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, जो चतुर्भुज है, वह समलंब चतुर्भुज है, वह ट्रेपिज्म है। कोई दिक्कत नहीं। आपको डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन बिल्कुल कोर है और इसी को पकड़ के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। इसको एक बार आप कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लीजिए इसको जल्दीबाजी में। चलो अब हम ट्रेपिज्म के कुछ कुछ प्रॉपर्टी को कलेक्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो ट्रेपिज्म से संबंधित है ये देखो, ये क्या कहता है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपिज्म है, और साथ ही साथ ये पैरेलल है। ठीक, ये दोनों साइड AB जो है वह BC के क्या है, समानांतर है। तो हमारे पास पहला क्या कंक्लूजन आया, हमारे पास पहला क्या प्रॉपर्टी आया कि A और D का सम 180 होने वाला है और B और C का सम 180 होने वाला है। आपका काम है, आप वीडियो को रोकिए और इस चीज को समझने का प्रयास करो कि इस दोनों का सम 180 क्यों आया। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है भाई, समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यदि आप इस A का और D का यदि आप पोजीशन देखोगे तो यह को इंटीरियर का पोजीशन है, सह अंतः कोण का पोजीशन है। और हम लोग पैरेलल लाइन में पढ़े हैं, इसका सम क्या होता है भाई, 180 डिग्री। तो इसी को यहां लिख दिया है। देखो A और D का सम 180 डिग्री, और सेम एक्सप्लेनेशन B और C का है। इसका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तब आपको याद रखना है कि यदि ट्रेपिज्म है और इस तरह से दे रखा है, तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वह कितना होने वाला है, 180 डिग्री। और इसका जो सम होने वाला है वो कितना होने वाला है, 180 डिग्री। अब दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ध्यान से देखो इस चीज को। इसमें भी सेम कंडीशन है कि ये और ये क्या है, पैरेलल है। और जहाँ ही ये एक दूसरे के पैरेलल हुआ तो ये ट्रेपिज्म हो गया। और इस ट्रेपिज्म में क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखना कि AC²
प्लस बी डी स्क्वायर, या किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी इंटू डी सी। पहले तो समझिए कि ए सी है क्या, ध्यान से देखो, ए सी जो है इसका डायगोनल है, इसका विकर्ण है दिस, और बी डी क्या है भाई, तो बी डी इसका दूसरा विकर्ण है। और इसमें क्या प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर का जो सम होता है वह ए डी, देखो ये नॉन पैरेलल साइड दिस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड, इसके बारे में ये आपस में होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। आपका काम है कि आप इस पर इसको प्रूव करोगे, जरूर करोगे थोड़ा सा समय 2-3 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको ये बहुत अच्छा समझ देगा। मैं तरीका आपको बता देता हूं कैसे करोगे। देखो यहां से हम इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया ए से डीसी पर, और फिर बी से डीसी पर दूसरा परपेंडिकुलर लाइन हमने बना लिया, इसका नाम ई दे दो, इसका नाम एफ दे दो। ठीक, ध्यान से देखना है आपको, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, फिर इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, इसका यूज करके इसको एलिमिनेट कर देना, फिर इधर आना है और इस ट्रायंगल को और इसमें फिर पाइथागोरस लगाना, इसको एलिमिनेट कर देना। अब हमारे पास जो तुमको दिख रहा होगा वो ए सी और बी डी में एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, तो इसको ऐड कर दोगे, ये आपका ये स्टेटमेंट स्टेब्लिश हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। मैं बार बार इस चीज को रिकमेंडेड कर रहा हूं, इसको जरूर करोगे घर में, और यदि नहीं होगा तो आप हमको बताओगे कि नहीं हो रहा है, आप हमको टेक्स्ट कर देना, फिर मैं इसको जरूर करवा दूंगा। तरीका यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास ट्रेपिज्म से संबंधित 2 प्रॉपर्टी हमको मिला। कैसा भाई, एक प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि ए प्लस डी और बी प्लस सी का सम होगा, और दूसरा कह रहा है कि इसका जो डायगोनल के स्क्वायर का सम है वो उसके साइड से कैसे रिलेटेड होता है, ये इस चीज को एक्सप्लेन कर। ठीक, आप लिखिए इसको एक जल्दीबाजी में, मैं फिर अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा। चलो बाबू, मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि आप ट्रेपिज्म को मिड पॉइंट थ्योरम से यदि लिंक करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आपको आएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि आप मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद है या भूल चुके हैं। यदि भूल चुके हैं तो आप एक बार कॉपी पलटिए और मिड पॉइंट थ्योरम को याद कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूं। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है, यहां नाम ले लिया उसका ए बी सी, इसके किसी 2 साइड के मिड पॉइंट को, यहां साइड जो हमने लिया ए बी का मिड पॉइंट ई है और इसका मिड पॉइंट एफ है, यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो ई एफ जो होगा वह बी सी के समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और साथ ही साथ ई एफ का जो मेजरमेंट होगा, जो लेंथ होगा, वह बी सी का हाफ हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक, और यहाँ कंडीशन क्या है कि ई और एफ जो है वह ए बी और ए सी का रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है, तब हमारे पास ये कंक्लूजन है, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इस पर आता हूं। इस देखो कह रहा है कि एबीसीडी एक हमारे पास ट्रेपिज्म दे रखा है, और ट्रेपिज्म होने के लिए जो कंडीशन है कि ए बी डी सी के पैरेलल है, और साथ ही साथ कह रहा है कि ई और एफ जो है वह मिड पॉइंट है किसका भाई, एडी का, मतलब ई जो है वह एडी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो हमको क्या दिखाना है, दिखाना है कि ई एफ जो है वह डीसी के पैरेलल हो जाएगा, और साथ ही साथ ई एफ का यदि आप मेजरमेंट निकालना चाहो कितना मेजर है ई एफ का, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का कितना होता है, हाफ होता है, ए प्लस बी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या दे रखा है, तो पहला कंडीशन है कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वह ट्रेपिज्म है, वह समलंब चतुर्भुज है, और ये ई और एफ जो है वो समलंब चतुर्भुज का जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब असमांतर भुजा जो है उसका मध्य बिंदु दे रखा है, और उसको हमने ज्वाइन किया तो हमारा क्या कंक्लूजन आया कि ई एफ जो है पैरेलल साइड जो दे रखा है ए बी और डी सी उसके समानांतर हो गया, और साथ ही साथ ई एफ का जो लेंथ होगा वह ए प्लस बी बाय 2 होगा, मतलब पैरेलल साइड के सम का हाफ।
यदि आप इसको करना चाहो, और करना बिल्कुल चाहो, क्यों नहीं चाहोगे, तो इसको कैसे स्टेब्लिश करोगे, मैं एक हिंट दे देता हूं। देखो कुछ नहीं करेंगे हम, ए को एफ से ज्वाइन कर देंगे, ध्यान देखना, कर दिया, और इसको बीसी को आगे बढ़ाओ, और इस लाइन को जो ए एफ बना उसको भी आगे बढ़ाए, थोड़ा सा बढ़ा लिया, कहीं कटा, ठीक, और इसका नाम जो है वो टी दे देते हैं, ये टी दे दिया, यहां इंटरसेक्ट। अब ध्यान से देखना है आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होने वाला भाई, इक्वल होने वाला। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर से, एक कंडीशन, ये और ये आपस में इक्वल होगा VOA से, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण से। और तीसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि F जो BC का मिड पॉइंट है, तो हमारे पास BF और FC का जो मेजरमेंट आएगा वो इक्वल आ जाएगा। इस तीनों रिलेशन से हम इस कंक्लूजन पर जा सकते हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, इसका नाम यदि दे तो ABCF, और दूसरा ट्रायंगल FTC, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुआ, और हमने जो क्राइटेरिया यूज किया हुआ एंगल एंगल साइड है, कोई दो एंगल और एक साइड, और जो ही यह कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AB किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल। कैसे भाई, तो हमने CPCT का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका मेजरमेंट A है, इसका मेजरमेंट कितना हो गया, E हो गया, इसी के लिए हमने बस इसको कॉन्ग्रुएंट किया। अब आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल ADT को, E और F उसका साइड AD, और इधर देखना है ध्यान से, एक चीज और इसमें कंक्लूजन ले लो, ये तो आपस में इक्वल आया CPCT से, ये और ये तो इक्वल किया AB और CD, और साथ ही साथ CPCT से हमारे पास एक और चीज इक्वल आएगा, AF और FT। ठीक, AF और FT आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि F जो है वह मिड पॉइंट है किसका भाई, BD का, सॉरी AD का, AD का, F क्या हो गया, मिड पॉइंट, इसका जरूरत था। अब ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं, ट्रायंगल ADT को, E जो है वह AD का मिड पॉइंट है, और F जो है वह AT का मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन EF जो दिख रहा है, इस दोनों के मिड पॉइंट को हम मिला दिए, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से यह कह सकते हैं कि EF जो है वह पैरेलल होगा DT के, ये पूरे के, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ EF जो होगा वह हाफ होगा DT के, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, अब इसको हम ले रहे हैं, EF जो है DT के पैरेलल है, DT का है D से T तक पूरा, EF DT के पैरेलल है, तो उसके ऑल सेगमेंट के पैरेलल हो जाएगा, तो DC की भी पैरेलल हो जाएगा, तो पहला कंडीशन तो स्टेब्लिश हो गया। दूसरा पे चलते हैं, अब देखो EF जो है DT का हाफ है, DT है क्या, ये B है और ये A है, तो DT कितना हो गया, AB प्लस A, और ये क्या है, इसका हाफ है, दूसरा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने क्या प्रोसेस यूज में लाया, पहले आप इसको देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर देखो हमने क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज में लाया। पहला हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, ट्रायंगल कैसे बनाया, तो A से F को बस मिला दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। कॉन्ग्रुएंट करने से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, पहला मिला कि AB जो है वह CD के इक्वल है, तो इसका लेंथ है, तो ये भी A कर लिए, और साथ ही साथ AF जो है वह FD के इक्वल है, जिससे कि F जो है वह मिड पॉइंट हो गया, इसका भाई, ये D नहीं, ये T है, इसको ठीक कर लो थोड़ा सा, D में इसका लिख दिया यहां पे, AD का नहीं, इसका मिड पॉइंट हुआ ये AT का, ये पॉइंट T है, हमने गलती से इसको देख लिया, ये पॉइंट क्या है, T, तो F जो है, F इज मिड पॉइंट, इसका भाई AT का, कोई दिक्कत नहीं। और जो ही मिड पॉइंट हुआ था, हम अब ट्रायंगल ADT को लिया और मिड पॉइंट हम लगा लिए, तो हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन आया,
ठीक, और यही इंफॉर्मेशन हमारे इस रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगला रिजल्ट की तरफ हम चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना है। ये कह रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपिजम है, बिल्कुल ट्रेपिजम है, और एसी और बीडी उसका डायगोनल है, और ई और एफ जो है यहाँ डैश क्यों है, डैश नहीं, सिर्फ ई और एफ है, ठीक ना। और ई और एफ जो आपको दिख रहा है, ये ई एफ डायगोनल का मिड पॉइंट, तो ई जो है बीडी का मिड पॉइंट है, ठीक, और एफ जो है वह एसी का मिड पॉइंट है। तब हमारे पास क्या कंक्लूजन है कि ई एफ जो है यह इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब ए बी के भी और डीसी के भी पैरेलल हो जाएगा दिस, और साथ ही साथ करें कि ई एफ का जो लेंथ होगा वह ए प्लस बी, ये थोड़ा सा इसको सुधारो, अब जो बड़ा होगा उसमें माइनस कर, मतलब ए माइनस बी बाई 2 का मॉडुलस, जो बड़ा हो उसको छोटा माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो ई एफ का जो वैल्यू होगा ये ए माइनस बी बाय 2 होने वाला है। इसको करेंगे कैसे, इसको समझे अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डायगोनल के मिड पॉइंट को जब मिलाएंगे तो वह पैरेलल साइड के पैरेलल हो जाएगा, और साथ ही साथ ई एफ का जो वैल्यू होगा वो पैरेलल साइड के लेंथ के डिफरेंस के हाफ के इक्वल होगा, और साथ ही साथ वैल्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव, इसलिए हमने मॉडुलस यूज कर लिया। इसको करना है, देखो कैसे करोगे, बी से एफ को ज्वाइन कर दो और बस इसको आगे बढ़ा दो, बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस दोनों ट्रायंगल को देख लो, तो एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये देख लो, ये और ये आपस में इक्वल VOA से, ये और ये आपस में इक्वल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो एफ पॉइंट जो ढका गया है, ये पॉइंट एफ, ये जो पॉइंट है वह AC डायगोनल का मिड पॉइंट है ना, और मिड पॉइंट होने से मतलब AF और FC आपस में इक्वल है, तो बस इस तीनों कंडीशन यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे भाई, एंगल साइड से, ठीक, और जो ही यह कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमारे पास ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे जाएगा, ध्यान देना, ये A है तो ये भी कितना हो जाएगा A, कैसे भाई, तो CPCT से, और साथ ही साथ ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, जिस वजह से F जो है, जैसे इसको एक्सटेंड किया ना, इसका कुछ नाम दे दो, EFG दे देते हैं। अब F जो है वह BG का मिड पॉइंट हो गया, BG का F क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने CPCT का ये दो यूज किया। अब आप ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूं, हमने जो ट्रायंगल चुना, देखो कौन सा ट्रायंगल चुना, ट्रायंगल BDG, कोई दिक्कत नहीं। E जो है BDG, हाँ, E जो है वह BD का मिड पॉइंट है, और F जो है वह BG का मिड पॉइंट है, तो हम इस दोनों के मिड पॉइंट को मिलाए तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब EF जो है वह DC के पैरेलल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये प्रूव हो गया। DC का क्यों, तो DG के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और DC क्या है, वही DG को एक्सटेंड किया ना, इस वजह से ये पैरेलल हो गया, और साथ ही साथ ये इसका हाफ हो जाएगा, यदि ये पूरे B है और ये A है तो बच कितना गया, B माइनस A, इसका हाफ मतलब B माइनस A बाय 2, इसलिए इसको मॉडुलस में हम लिख लिए कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसको यदि समझ में नहीं आ रहा सीधे करके माइनस कर देना, यदि तुमको पता चला इसे यहाँ B बड़ा दिख रहा है तो B माइनस A बाय 2, मतलब मेन जो रिजल्ट है जो बड़ा है उसमें छोटा को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब हम ट्रेपेजियम को मिड पॉइंट थ्योरम से लिंक करते हैं। इसको आप लिखिए और साथ ही साथ समझने का प्रयास कीजिए। प्रूविंग का स्टेप 1-2 बार करोगे तो समझ में आएगा, इसका रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए आपको, रिजल्ट से आप क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा रिजल्ट जो करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, और नहीं इंपॉर्टेंट है तो मैं क्यों करवाता आपको, इसलिए रिजल्ट आपको सारा याद होना चाहिए। इसको देखो एक बार। चलिए मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। अब मैं ट्रेपेजियम को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लिंक करता हूं। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। आपका काम है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए। याद नहीं हो रहा है तो आप कॉपी में जहां लिखे होंगे वहां ढूंढिए और एक बार उसको पढ़िए। मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बता दे रहा हूं। देखो ये क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी मान लिया, इसमें किसी एक साइड का मिड पॉइंट लिया, मान लिया कि ये ई है, ठीक, और दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो तीसरे साइड के जिस पॉइंट पर कट करता है, मान लीजिए एफ पर किया, ठीक, तो एफ भी जो है वह एसी का मिड पॉइंट हो जाए। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। और साथ ही साथ ईएफ का जो लेंथ होगा वह बीसी का हाफ होगा। इस दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हम कंसीडर करते हैं। अब आपको आसानी से याद आ गया होगा। देखिए अब इस ट्रेपेजियम को, समलंब चतुर्भुज को यदि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लिंक करते हैं तो हमारे पास कैसा प्रॉपर्टी मिलता है उसको हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि एबीसीडी क्या है भाई? एक ट्रेपेजियम है, मान लिए ये और ये पैरेलल है, और दे भी रखा है कि ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी, और ई जो है, ध्यान से देखना है, ई जो है वह मिड पॉइंट है एडी का। ये ई जो है ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं एफ बी द पॉइंट ऑन बी सी, ये कोई भी पॉइंट बीसी पर। कंडीशन कैसा है कि ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, मतलब हम ई से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और वो बीसी को एफ पर कट करता है, ये यहां से यहां तक दे रखा है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है भाई? आपको बताने कि एफ जो है वह बीसी का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ एफ का जो मेजरमेंट होगा इस दोनों के सम के हाफ के इक्वल होने वाला। इसको आप करिए, हिंदी वाले एक बार पढ़ लेंगे, मैं बता दे रहा हूं। एबीसीडी का एक समलंब चतुर्भुज है और ए बी बीसी के क्या है भाई? समानांतर है। बिंदु ई एडी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, और एफ भुजा बीसी पर इस प्रकार है कि ये इसके समानांतर है, तब ये कंडीशन निकालना है। एक बार आप वीडियो को रोको और इसको खुद से करने का प्रयास करो। देखो इसको करेंगे कैसे। ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ ये जो लाइन है ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ डी सी का भी पैरेलल हो जाएगा। हमने पढ़ा था शुरुआती क्लास में कि यदि एल पैरेलल टू एम है और एम पैरेलल टू एन है तो हम ये कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि एल एम के पैरेलल है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो ई एफ लाइन है वो डी सी के भी पैरेलल। करेंगे क्या? देखो ए और सी को ज्वाइन कर दो, डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट का नाम कुछ जी दे देते हैं। देखो अब दो ट्रायंगल आपको बनते हुए दिख रहा है। एक ट्रायंगल जो आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल है ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए सी बी, ठीक। अब इस दोनों में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। ई जो है, पहले हम ट्रायंगल लिया ए डी सी, ठीक। ई जो है बाबू वह एडी का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ ये जो लाइन एजी है वह डीसी के पैरेलल है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा? जी जो है वह एजी का एसी का मिड पॉइंट हो गया, पहला। और दूसरा, यदि आप इसका मेजरमेंट समझना चाहें कि ईजी का कितना मेजरमेंट होगा, तो डीसी का क्या हो जाएगा? हाफ। इसको लिख लेते हैं, ईजी क्या हो जाएगा भाई? हाफ ऑफ डीसी, और साथ ही साथ जी क्या है भाई? वह एसी का मिड पॉइंट है, दिक्कत नहीं। अब फिर इस ट्रायंगल में चलते हैं, एसीबी में। देखो एसीबी में अब जी क्या है? एसी का मिड पॉइंट है, और साथ साथ जीएफ क्या है भाई? एबी के पैरेलल है। तो हम यह कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एफ क्या हो गया भाई? मिड पॉइंट हो गया। इसका मिड पॉइंट हो गया तो बीसी का हो गया, दिक्कत नहीं। एफ बीसी का मिड पॉइंट हो गया, तो ये तो आसानी से प्रूव हो गया, एफ बीसी का मिड पॉइंट है। और साथ ही साथ मिड पॉइंट थ्योरम का सेकेंड पार्ट जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास जीएफ का जो मेजरमेंट आएगा, जीएफ कितना आएगा? तो ए बी का हाफ आएगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा इसको इरेज करो। हमको बताना है कि भाई ईएफ का जो मेजरमेंट होता है इसका हाफ होता है। पहले ईएफ है क्या? ईएफ को हम देखो क्या लिख सकते हैं? ईजी
प्लस जी एफ, और ई जी का वैल्यू कितना है, डी सी बाय 2, और जी एफ का वैल्यू कितना है, ए बी बाय 2। कोई दिक्कत, यहाँ 2 कॉमन कर लो, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ए बी प्लस सी डी बाय 2, दिस इज आंसर। और यहाँ इसको सुधार लीजिए, बी सी नहीं होने वाला है, ए बी प्लस डी सी, इसका हाफ। दिक्कत नहीं बाबू। तो डी ई एफ का जो मेजरमेंट कितना होगा, ए बी और डी सी, ए बी अपोजिट साइड के सम के हाफ के इक्वल। दिक्कत नहीं। इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं एक बार थोड़ा पीछे देख लेता हूं, कहीं उधर भी ऐसा एरर है क्या। नहीं, उधर तो ऐसा सिंबल नहीं दे रखा है। आप एक बार इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सारे रिजल्ट को आप एक कॉपी में लिस्ट करोगे, आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको काफी आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। और सिर्फ लिखने से काम नहीं हुआ, तुम भूल जाओगे उसको। तो एक बार, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इसके प्रूविंग को करो। मान लो कि जैसे और सबके ज्योमेट्री का क्लास 80 क्लास का तो है ना यूट्यूब पर, तो दो नहीं 10 क्लास ज़्यादा जाएगा या 15 क्लास ज़्यादा जाएगा, लेकिन एक बार करने के बाद आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जैसे सब एग्जाम, जितना बार एग्जाम आ रहा है उतना बार आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ रहा है, इस प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाओगे। थोड़ा सा समय दो, चीज को डाइल्यूट होने दो खुद के अंदर। ठीक, इसको करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वह आइसोसेलेस ट्रेपिजम है। समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। अब यहां समद्विबाहु का मतलब तो दो भुजा समान। अब कैसा दो भुजा समान होता है, तो मैं इसी के परिभाषा से शुरुआत करता हूं, डिफिनेशन से शुरुआत करता हूं। देखो पढ़ो क्या कर रहा है आइसोसेलेस ट्रेपिजम में। अ ट्रेपिजम सेड टू बी आइसोसेलेस इफ नॉन पैरेलल साइड, ये ध्यान देना यहां से। कैसा भाई, तो जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे चतुर्भुज को समद्विबाहु, इसको सुधार लेना है, समद्विबाहु लिख के बैठा हुआ है। समलम चतुर्भुज कहा जाएगा यदि असमांतर, बाप रे, असमांतर भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिगर से इसको समझते हैं कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटल दे रखा है, और इस कंडीशन के बाद ए बी पैरेलल टू डी सी, ये क्या बन गया, एक ट्रेपिजम बन गया। और इस कंडीशन के बाद देखो ये ट्रेपिजम है इस कंडीशन से, और कह रहा है कि एडी और बीसी यदि आपस में इक्वल हो जाए, एडी और बीसी कैसा है, यह नॉन पैरेलल साइड है, दिस एंड दिस। कहता है कि यदि असमांतर भुजा नॉन पैरेलल साइड का यदि लेंथ इक्वल हो जाए, तो इस दोनों कंडीशन को यदि हम जब एक साथ मिलाएंगे, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटल एबीसीडी है वह आइसोसेलेस ट्रेपिजम है। कोई दिक्कत नहीं। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के लिए, आइसोसेलेस ट्रेपिजम के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो पहले तो उसको ट्रेपिजम होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उसका असमानांतर भुजा है, जो भुजा एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वह भुजा का लेंथ क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपिजम का डिफिनेशन है, परिभाषा है। इसको देखिए तो इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करेंगे। चलिए अब आइसोसेलेस ट्रेपिजम का हम कुछ कुछ प्रॉपर्टी कलेक्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि एबीसीडी एक ट्रेपिजम है और ये पैरेलल दे रखा है, तो ये और ये पैरेलल है, और साथ ही साथ ए बी और बी सी इक्वल दे दिया। तब बताओ ये कैसा ट्रेपिजम का बात कर रहा है, आइसोसेलेस, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड जो असमानांतर भुजा है वह क्या कह रहा है कि ये बराबर है ना। तो ये कैसा ट्रेपिजम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपिजम हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। कहता है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, पहले पोजिशनिंग कर लो, दिस एंड दिस इक्वल, और एंगल डी और एंगल सी इक्वल, दिस एंड दिस। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखो। तो इस ट्रेपिजम में डी और सी कैसा है,
कौन सा एंगल? इसको बेस एंगल बोलते हैं, और साथ ही साथ ए और बी को भी बेस एंगल बोलते हैं। यदि बेस समझना है तो इसको ऐसे पलट दो तो ए बी बेस हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल का पेयर होता है वो आपस में इक्वल होता है, मतलब ए जो है वह बी के इक्वल हो जाएगा और डी जो है वह सी के इक्वल हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि AC और BD आपस में इक्वल है। AC क्या है भाई? AC ये है, और BD क्या है? BD ये है। मतलब यह कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल विकर्ण का जो लंबाई है वो आपस में इक्वल होने वाला है। तीसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि क्वाड्रेटल ABCD क्या है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक नया चीज मिला आपको। देखो जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तो साइक्लिक क्वाड्रेटल को मैं बहुत डीप पढ़ाऊंगा। अभी मैं साइक्लिक क्वाड्रेटल का डेफिनेशन दे देता हूं, बहुत आसान सा। हमारे पास कोई भी, मैं ये क्या डिफाइन कर रहा हूं कि साइक्लिक चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? आता है क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक। इफ मैं फिगर में बता देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हो जाएगा। जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यदि एंगल A और एंगल C का सम 180 हो जाए किसी एक पेयर का, या एंगल B और एंगल D का सम 180 हो जाए, तो क्वाड्रेटल क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। मतलब किसी भी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज तब बोलेंगे, एंगल और एंगल C, एंगल B और एंगल D ही लिखा हुआ। देखो किसी भी चतुर्भुज को साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रेटल तब बोलेंगे जब उसके अपोजिट एंगल का कोई एक पेयर का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। किसी एक का, दोनों को हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन डिफिनेशन मिनिमाइज करते हैं। किसी एक का भी सम 180 हो जाए तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे देखो कि मान लो कि हमारे पास ये क्वाड्रेटल है, ये रेक्टेंगल है। हमको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल का सम, रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है? 90। सारा एंगल 90 90, तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया? 180। मतलब अब रेक्टेंगल कैसा क्वाड्रेटल है? एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। थोड़ा दूसरा देखो तो आप स्क्वायर पढ़े हैं, स्क्वायर का सारा एंगल कितना? 90 90 90, अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। ये भी साइक्लिक है। क्या पैरेललोग्राम साइक्लिक होता है क्या? पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी बताओ? अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये कहीं से नहीं कह रहा है कि अपोजिट का सम 180 होता है। तो पैरेललोग्राम नेसेसरली साइक्लिक नहीं होता है। अब कुछ कंडीशन इंपोज करने के बाद साइक्लिक हो तो अलग चीज है, लेकिन पैरेललोग्राम जो बेसिक पैरेललोग्राम वो साइक्लिक नहीं होता है। तो हमने कुछ साइक्लिक के बारे में पढ़ा और साइक्लिक का कुछ हमने डिफिनेशन देखा। अब मैं इस क्वेश्चन पर लौटता हूं। लिखना चाहो तो लिखो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। क्या है इसमें मेन कॉन्सेप्ट? क्या है कि अपोजिट एंगल का किसी एक पेयर का सम यदि 180 हो जाए तो हमारे पास जो क्वाड्रेटल हो जाएगा वो साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा। इसको लिखो। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये जितना मैं बता रहा हूं सारा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, सीधा सीधा, कि बस कॉन्सेप्ट उठा के ही पूछा गया है। इसको आप ध्यान से करोगे। अब मैं इसके प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश करने का मैं तरीका बता देता हूं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये जो पहला प्रॉपर्टी प्रूव करना है, तो अगर एंगल ए एंगल बी की इक्वल है और एंगल डी एंगल सी की इक्वल है तो कुछ नहीं करेंगे। ये और ये तो पैरेलल दे ही रखा है ना। हम करेंगे क्या कि बी से एडी के पैरेलल एक लाइन खींच लिया, लो, और इसको आगे बढ़ा दिए। जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम कुछ दे दो, ई दे दिए मान लो। ठीक। अब तुम ध्यान से देखो किसको? तो क्वाड्रेटरल ATCB को। ठीक। इसमें AT जो है वह DC के पैरेलल है। क्यों भाई? क्योंकि AB DC के पैरेलल है तो AB को एक्सटेंड कर दिए, तो जो प्रॉपर्टी AB में वही प्रॉपर्टी AT में, और साथ ही साथ AD पैरेलल टू TC। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया, हमने इसको इसके पैरेलल बनाया। अब इस दोनों प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटल ये क्या बन गया? एक
पैरेललोग्राम बना। और हमको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है और साथ ही साथ अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। ध्यान से देखना इस चीज को। यदि हम इसके मेजरमेंट को a मान लिया तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा a, और ये क्वाड्रेटल आइसोसेलेस है तो AD A है तो BC भी कितना होगा, ये A ही होगा। तो अब इस ट्रायंगल को देखो BTC, इसका दो साइड इक्वल है ना, तो आइसोसेलेस हो गया और जो इक्वल है उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो देखो ये और ये इक्वल है तो मान लिया ये x, इसको भी क्या होना पड़ेगा, दिक्कत नहीं। अब देखो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्यों, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। ये x है तो इसका मेजरमेंट भी x हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों लाइन समानांतर है। ठीक, देखो बेस एंगल का एक पेयर आपस में इक्वल हो गया, D और C आपस में इक्वल हुआ, ये प्रूव हो गया। अब ये लाइन पैरेलल है तो इस पे चल जाओ, सम ऑफ कोइंटियर, ये x है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस x। सह अंतः कोण का कोइंटियर का सम 180 होता है और ये x है तो ये कितना हो जाएगा बाबू 180 माइनस x। देखो अब यहाँ a और b भी आपस में इक्वल। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। क्या हमने प्रूव किया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल आपस में इक्वल होता है। इसको लिखिए फिर मैं इरेज करूंगा इसको, थोड़ा पानी दे। इसको देखो चलिए बाबू मैं अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूं। अब इसको कैसे करेंगे तो मैं इरेज करता हूं। अब हम इसको करने के लिए हम जो दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो पहले अब मैं यूज कर लूंगा बेस एंगल आपस में इक्वल है। डायगोनल बनाना है क्योंकि इक्वल दिखाए तो लो बना लिया AC और BD। ठीक, मैं जो जो ट्रायंगल बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। मैंने ट्रायंगल सेलेक्ट किया ADC, कोई दिक्कत नहीं, दिस, और साथ ही हमने सेलेक्ट किया ट्रायंगल BCD। ठीक, अच्छा बताओ AD और BC आपस में इक्वल है, क्यों भाई, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना। साथ ही साथ आप ध्यान से देखो तो DC और DC दोनों आपस में कॉमन है। और तीसरा भी तो हमने प्रूव किया कि एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल होता है। ठीक, अब बताओ हम एंगल साइड से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिए और जो ही हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो बाय CPCT से AC इक्वल्स टू BD, ये पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, अब हम तीसरा कंडीशन पे चलते, इसको एक बार समझने का प्रयास करो, लिखो, मैं 2-4 सेकंड रुक जा रहा हूं। देखो अब मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं कि साइक्लिक कैसे है। अभी तुरंत पढ़े हैं कि ये और ये आपस में इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल, तो ये x मान लिया तो ये भी x, ये y मान लिया तो ये भी y, और साथ ही साथ ये ट्रेपेजियम है तो ये और ये पैरेलल, तो जो ही पैरेलल तो ये y जो एंगल है और ये x जो है इसका पोजीशन क्या है, कोइंटीरियर का, तो x प्लस y का मेजरमेंट कितना 180 डिग्री। अब देखो ये x और ये y इसका सम कितना आ गया 180 डिग्री, तो ये कैसा क्वाड्रेटल बन गया, साइक्लिक। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से संबंधित हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है। आप इसको लिखें फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा। देखो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो काइट का है, पतंग का है। अब हर कोई बच्चा पतंग उड़ाया है बचपन में, आपको पतंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक, पतंग है क्या, पतंग एक क्वाड्रेटल है और साथ ही साथ कैसा क्वाड्रेटल है, तो देखो पतंग कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटल, मान लो कि यह ABCD एक क्वाड्रेटल दे रखा है, ये पतंग है, इसमें कैसा प्रॉपर्टी होता है कि AB और दिस इज D, AB और AD आपस में इक्वल है और BC और CD आपस में, मतलब यहां ध्यान देना है AB और
ए डी आपस में इक्वल है, बी सी और बी डी आपस में इक्वल है, मतलब एडजेसेंट साइड का दो पेयर बन रहा है तो दोनों पेयर आपस में इक्वल है, मतलब एक यहां सी वर्टेक्स से दिस एंड दिस और यहां, ठीक। तो इस तरह के यदि फिगर आपको यदि मिले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। अब हमको बताओ कि काइट से संबंधित क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या मुझे पढ़ाने का जरूरत है? इस फिगर को ध्यान से देखो और अब तुम हमको ये बताओ कि क्या मैंने आपको काइट पढ़ाया है या काइट को मुझे पढ़ाने का जरूरत है? देखो, जिस सेंस में पढ़ा रहा हूं उस सेंस का ये सब फायदा है। यदि पीछे का आपको प्रॉपर समझ है तो आपको नया कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसको बता दूं, जैसे ध्यान से देखो, इसको ए मान लिया तो ये ए हो गया, ये बी मान लिया तो ये बी हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो आप इस चीज को समझ सकते हो शायद। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी, सॉरी ए बी डी, दिस इज डी, ए बी डी एंड बी सी डी। और कैसा ट्रायंगल है? दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ सेम बेस। तो हम आपको याद करवा देते हैं कि मैंने आपको ये पढ़ाया है कि आइसोसेलेस विथ सेम बेस में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो आप एक बार कॉपी ढूंढिए, उसको कहाँ लिखा हुआ है, आप उसको एक बार समराइज कीजिए। मैं जल्दीबाजी में बता दे रहा हूं। पहला जो आपका प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस विथ ट्रायंगल विथ सेम बेस में, तो प्रॉपर्टी है कि एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होता है। तो काटो और डी लिखो ताकि कंफ्यूजन, हाँ दिस, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ यदि आप AC को इससे ज्वाइन करते हैं और इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं तो हमारे पास क्या है भाई? तो BO इक्वल्स टू OD, और साथ ही साथ ये एंगल भी 90 होता है। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। अच्छा एक चीज बताओ, AC जो है, ठीक, वह A और C दोनों को, मतलब AC जो है एंगल A और एंगल C को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इतना हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ सेम बेस में पढ़ा है, तो वही प्रॉपर्टी हमने इसमें कंसीडर कर लेती है। 3 प्रॉपर्टी है। AC जो है एंगल A एंगल C को क्या है? बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ सेम बेस में पढ़ा, वही प्रॉपर्टी हमारे लिए काइट में एप्लीकेबल है। इसको लिख लीजिए, और लिखने का क्या जरूरत है, ये तो आपके पास होगा ही। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलता हूं, जो रिपीटेड क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कई मर्तबा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटल दे रखा है, जनरल हो या स्पेशल क्वाड्रेटल हो, मतलब क्वाड्रेटल बाय द नेम हो, उसके साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक क्वाड्रेटल बनेगा। अब इस क्वाड्रेटल का नेचर कैसा है, वो किस पर डिपेंड करता है? इस पर आप यदि SSC का क्वेश्चन देखते हो, CGL का, CHSL का, तो कई क्वेश्चन इस पर होता है। तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूं, एक ही बार में खत्म हो जाने वाला। मैं कुछ क्वेश्चन हाँ की करवाया हूं। आपको याद होगा कि हमारे पास कोई एक जनरल क्वाड्रेटल है, ठीक, उसका नाम दो A B C और D। यदि इसके मिड पॉइंट को मान लो कि इसका मिड पॉइंट E है, F है, G है और H है, इसके मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, मिलाए, ये क्या बना? एक क्वाड्रेटल बना। अब क्वेश्चन है कि ये जो क्वाड्रेटल है EFGH, ये कैसा क्वाड्रेटल है? अब ABCD बस एक क्वाड्रेटल है, इसके पास कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी इंपोज नहीं किया हुआ है। तब आपको बताना है कि EFGH कैसा क्वाड्रेटल होगा। आपको याद होगा तो मैं इसको करवाया हूं, फिर से मैं याद दिला देता हूं। क्या करें, मैंने डायगोनल को ज्वाइन किया, कर लिया। अब ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो, जिसमें AB और BC का जो साइड का मिड पॉइंट E और F है, और जो ही मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट हम लगा लेते हैं, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही इसका लेंथ जो होगा AC का हाफ हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। फिर हम ट्रायंगल DAC को चुनते हैं, और इसमें H जो है DA का और G जो है DC का मिड पॉइंट है। फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, ये इसके पैरेलल हो गया, और साथ इसका जो लेंथ होगा वो AC का हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वाड्रेटल EFGH को यदि आप देखते हो,
इसमें अपोजिट साइड का पेयर जो है वह पैरेलल भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है, AC/2 AC/2। तो ये क्वाड्रेटल कैसा बन गया? एक पैरेललोग्राम। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान से देखो, ये कोई जनरल क्वाड्रेटल है, यहाँ पे कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है इस क्वाड्रेटल के पास। इसके भी मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बना? पैरेललोग्राम। आपको याद होगा मैंने एक स्टेप और आगे भी पढ़ाया था कि यदि आप इसको मिला दो तो आपके पास जो ये छोटा छोटा क्वाड्रेटल बनते दिख रहा है, दिस दिस दिस, ये सारा क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम होता है। जितना छोटा वाला दिख रहा है ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और सेम एक्सप्लेनेशन है। हमने इधर से इसको पैरेलल, फिर हम इधर से करेंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ये हमारे पास कोर है। तो एक चीज पता चला, किसी भी क्वाड्रेटल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। अब क्वाड्रेटल को हम स्पेशल प्रॉपर्टी देना शुरू करते हैं। मतलब अब जो हमारे पास ये क्वाड्रेटल है, यह क्वाड्रेटल सिर्फ क्वाड्रेटल नहीं है, मतलब बड़ा वाला जो क्वाड्रेटल है वो एक पैरेललोग्राम है। तब ये जो फिगर है वो किस में कन्वर्ट होता है उसको देख लेते हैं। तो इरेज कर देता हूं। अब हमारा जो ये क्वाड्रेटल है ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब क्वाड्रेटल ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। EFGH मिलाए, क्यों ही मिलाया, ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, दिक्कत नहीं। क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगा पैरेललोग्राम के अलावा? तो आंसर है नहीं। मतलब पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बाबू? एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। मतलब क्वाड्रेटल EFGH क्या है भाई? एक पैरेललोग्राम। ठीक, अब हम रोम्बस पर आते हैं। ध्यान रखना, हमारे पास जो ये क्वाड्रेट, इसको लिख लो। एक मिनट में पानी पी ले रहा हूं। अब देखो, पैरेललोग्राम के बाद मैं इसके प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं। अब ABCD जो है उसको मैं रोम्बस कर लेता हूं, समचतुर्भुज। अब जो ये फिगर है क्वाड्रेटल EFGH, ये क्या होने वाला है? ध्यान से देखना। तो किसी भी क्वाड्रेटल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो इसके पास तो पैरेललोग्राम तो ये होगा ही हमेशा। ठीक, अब देखो इसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वह एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करता है, एंगल 90। और अभी तो मैंने बताया कि छोटा वाला जो क्वाड्रेटल आपको दिख रहा है ये क्या है? पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल कितना होता है? इक्वल। तो ये 90 तो ये भी कितना? 90। हमारे पास जो ये एक क्वाड्रेटल EFGH है, एक पैरेललोग्राम है, साथ ही साथ एक एंगल जो है एंगल H वो 90 हो गया। अब बताओ, इस दोनों कंडीशन को मिलाने के बाद हम क्या कह सकते हैं? यह एक कैसा क्वाड्रेटल हुआ? तो पैरेललोग्राम विथ एनी वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकम्स अ रेक्टेंगल। ये एक आयत हो गया। क्या हो गया? ये मतलब रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? आयत बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। इसको लिखते जाइए साथ साथ। अब मैं इसको बदल के रेक्टेंगल कर लेता हूं, मतलब आयत। अब ये देखना चाह रहे हैं कि इसका कैसा प्रॉपर्टी आएगा। इसके पास तो पैरेललोग्राम तो होगा ही भाई। देखना चाह रहे हैं पैरेललोग्राम के अलावा क्या प्रॉपर्टी है इसमें जो डिलीट करने के लायक है। वे ही इरेज कर लो।
कैसा लिया? रेक्टेंगल लिए, ब्लू रेक्टेंगल टाइप का दिखना भी चाहिए। EFGH। ठीक। अब ये पैरेललोग्राम, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी क्वार्टल को मिलाते हैं पैरेललोग्राम होता है। अब साथ ही साथ रेक्टेंगल के बारे में पढ़े हैं कि इसका डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल होता है। आप याद करें मिड पॉइंट से हम क्या माने कि यदि ये ए है तो ये कितना हो जाता है? a/2। हम इसको ज्वाइन कर लिया। अब ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? a/2। हमारे पास पैरेललोग्राम विथ HE इक्वल्स टू HG, दिस इज G। ठीक। तो पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड इक्वल, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा का यदि कोई एक युग्म आपस में इक्वल हो जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रोम्बस में। ये क्या बन गया बाबू? सम चतुर्भुज। इसको ध्यान से देखना। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जब हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अब हमने क्या ले लिया? हमने इसको वर्ग ले लिया। थोड़ा सा इसको ठीक बनाओ। इसका मिड पॉइंट E, F, G और H ये दे रखा। इसको हमने ज्वाइन करा। अब ध्यान से समझना है, ये जो गिवन फिगर स्क्वायर है, स्क्वायर के पास कैसा कैसा प्रॉपर्टी होता है? डायगोनल भी इक्वल होता है, और जब ही डायगोनल हुआ इक्वल तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये रोम्बस में कन्वर्ट हो गया। कैसे भाई? यदि डायगोनल इक्वल है तो ये साइड और ये साइड का लेंथ आपस में इक्वल होगा, ये रोम्बस में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ डायगोनल जो है 90 पर इंटरसेक्ट होता है, तो ये 90, और जानते हैं कि पैरेललोग्राम है तो ये भी 90। तो रोम्बस विथ एनी वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या में किस में कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर में। मतलब स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। आप इसको यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं CGL CHSL का, इससे क्वेश्चन होगा, कई क्वेश्चन होगा। इसको देखिए, मैं देखो इसको टेबुलेटेड कर दिया हूं कि क्वार्टल का, किसी भी क्वार्टल के मिड पॉइंट को मिला हुआ तो क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से रोम्बस बनता है। इसको ऐसे कर लो, ये जो एरो जा रहा है इसको बोलो चलो तुम घूम जाओ और तुम यहां आ जाओ। रोम्बस से क्या बनता है भाई? रेक्टेंगल से रोम्बस बनता है, और रोम्बस से क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसको कॉपी में लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। पीछे हमने जितना भी क्वार्टल पढ़ा उसके डायगोनल से संबंधित मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं। देखिए, यदि आप ये दिख रहा है तो लिख लो, नहीं तो अगले क्लास में मैं इसको फिर से ठीक करवा के मैं दे दूंगा। ये डायगोनल से संबंधित प्रॉपर्टी है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इक्वल होता है नहीं होता है। तो ठीक का मतलब कि ये इस क्वाड्रेटल में ये प्रॉपर्टी है, और जहां छोड़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसको देखो, लिख लेना है इसको। अच्छा, अब है नहीं। चलिए, क्वाड्रेटल का जो एक थ्योरी वाला पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। मैं अब अगले क्लास में अगला एक क्लास या दो क्लास, कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर मैं अब अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा। मैं सेलेक्ट करूंगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, या तो मैं सर्कल पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं ट्रायंगल में ही आगे थोड़ा सा थेल्स थ्योरम है और सिमिलरिटी उसको मैं करवा दूंगा। अभी दो क्लास, कम से कम इस पर 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर टॉपिक हम लोग चेंज। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। इसको लिस्ट कर लेना है ध्यान से, ये जो अभी ये बताया और इससे पहले जो बताया ये इस तरह का, और जो भी प्रॉपर्टी पढ़ो उसको लिख लिया करो। ठीक है बाबू, थैंक यू।